नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एक कहानी पर। दोस्तों, आज की कहानी है बहू हम तुम्हारे साथ नहीं रहते बल्कि तुम हमारे साथ रहती हो। संध्या आरती का समय हो चुका था। निर्मला जी और उनके पति भंवरलाल जी ने घर में दिया बत्ती किया और फिर संध्या आरती के लिए मंदिर चले गए, जो कि घर के पास ही था। पर जाने से पहले घर की बहू सुनीता को आवाज़ लगा गए कि हम मंदिर जाकर आ रहे हैं। लेकिन सुनीता अपने कमरे से निकलकर बाहर नहीं आई। वो अक्सर ही ऐसा करती थी, इसलिए निर्मला जी और भंवरलाल जी ने दरवाज़ा बंद किया और अपने 2 साल के पोते समर को लेकर दोनों वहाँ से रवाना हो गए। जब तक दोनों लौटकर वापस आए तब तक बेटा सूरज भी घर पर आ चुका था। उसे देखते ही भंवरलाल जी खुशी खुशी प्रसाद लेकर उसकी तरफ बढ़े। अरे बेटा, तू आ गया, ले प्रसाद खा। आज तो मंदिर में बहुत ही सुंदर झांकी सजी हुई थी। समर तो देखते ही खुश हो गया। तू और बहू भी जाकर देखा। लेकिन सूरज ने प्रसाद न लेकर चिल्लाना शुरू कर दिया। पापा, कब तक चलेगा ये सब? आप लोगों को घर की शांति रास नहीं आती ना? अब मैं ऑफिस में काम करूं या फिर घर में आप लोगों के मैटर सॉल्व करता फिरूं? उसकी बात सुनकर जैसे भंवरलाल जी को ज़ोरदार झटका लगा हो। वो चुपचाप जड़वत खड़े रह गए। तब निर्मला जी बोली, अरे बात क्या है वो तो बता, क्यों चिल्ला रहा है? अच्छा, नाटक तो आप ऐसे कर रही हो जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है। कब तक मैं आप लोगों का बोझ अपने सिर पर ढोती रहूं? नौकरानी बनाकर रख दिया है मुझे। आप अलग क्यों नहीं हो जाती? कम से कम हम तो आज़ादी से ज़िंदगी जिए। खुद की ज़िंदगी तो जी ही ली, अब शांति से हमें तो रहने दो। सूरज के बोलने के पहले ही सुनीता बीच में बोल पड़ी। उसकी बात सुनकर निर्मला जी हैरानी से पूछने लगी, बेटा, मुझे तो अभी भी समझ नहीं आ रहा कि तू किस बात से नाराज़ है और हमने ऐसी कौन सी टोका टाकी की कि तुझ पर जिससे तेरी आज़ादी को खलल पड़ गया। निर्मला जी ने कहा तो सुनीता ने सूरज की तरफ पलटकर कहा, देख लो अपनी माँ के नाटक। आपको तो यही लगता है कि ये मुझ पर टोका टाकी नहीं करती है। अरे सुबह सिर्फ इतनी सी बात थी कि मैं दाल चावल बना रही थी। बहुत दिनों से खाने की इच्छा हो रही थी, लेकिन तुम्हारी माँ ने मुझे बनाने तक नहीं दिए। अब बताओ, क्या मैं अपनी मर्ज़ी से दाल चावल नहीं बना सकती? यही औकात है मेरे इस घर में। कहती कहती सुनीता आंखों में आंसू भर लाई, जिसे देखकर सूरज और भड़क गया। माँ बहू को बेटी नहीं समझती हो तो बहू तो समझो, आखिर वो भी इंसान है। अरे एक दाल चावल की क्या औकात जो आपने इतनी सी बात पर उसका दिल दुखा दिया। मेरी कमाई का क्या फ़ायदा अगर मेरी ही पत्नी दाल चावल के लिए तरस रही हो तो? सूरज की बात सुनकर निर्मला जी ने इतना ही कहा, मैंने बहू को दाल चावल बनाने से नहीं मना किया था। मैंने सिर्फ ये कहा था कि बहू हमारे लिए रोटी बना लेना, क्योंकि हमें चावल पचते नहीं हैं। हाँ, तो इसका क्या मतलब है? यही ना कि आपने मुझे रोटी बनाने के लिए कहा, चावल नहीं। बहू, बात का पतंगड़ क्यों बना रही हो? मतलब तो तुमने अपनी मर्ज़ी से निकाला है। अब की बार भंवरलाल जी ने कहा। पापा, आप बीच में मत बोलिए, अभी मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। सूरज ने उन्हें चुप कराने की कोशिश की तो भंवरलाल जी ने पलटकर कहा, क्यों ना बोलूँ? जब तुम अपनी पत्नी के लिए बोल रहे हो तो मैं भी अपनी पत्नी के लिए बोलूँगा। तो फिर ठीक है पापा, आप अपने ईगो के साथ खुश रहिए, हमें अपनी आज़ादी के साथ खुश रहने दीजिए। हमें नहीं रहना आपके साथ, हम अलग हो जाएंगे। सूरज ने 2 टूक जवाब दिया। ठीक है, तुम अलग होना चाहते हो तो अलग हो जाओ। क्या हमें समझ में नहीं आ रहा है कि आए दिन छोटी छोटी बातों पर जो बतंगड़ बन रहा है घर में, वो किस लिए हो रहा है? कहकर भंवरलाल जी अपने कमरे में आ गए। पीछे पीछे निर्मला जी भी समझाने के लिए कमरे में आई तो भंवरलाल जी ने उन्हें चुप रहने का इशारा किया। निर्मला, अपनी माँ की ममता से उठकर देखो। तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि रोज़ रोज़ छोटी छोटी बातों पर पतंगड़ क्यों बन रहा है? घर में तमाशा होता है। क्यों नहीं समझती कि वो लोग हम लोगों के साथ रहना नहीं चाहते? और सबसे बड़ी बात, उन्हें ये गलतफहमी है कि हम लोग उनके साथ रहते हैं तो हमारा खर्चा वो लोग उठा रहे हैं। आखिर भंवरलाल जी के कहने पर निर्मला जी भी चुप हो गई। और आखिर कुछ दिनों से यही सब तो घर में हो रहा था। कल घर में मटर पनीर की सब्ज़ी बनी थी तो सुनीता ने निर्मला जी और भंवरलाल जी को खाना परोसा। उनकी थाली में सिर्फ मटर थे, पनीर का एक टुकड़ा भी नहीं। तब निर्मला जी ने कहा तो सुनीता ने मुंह बिगाड़ते हुए कहा, माँ जी, पनीर इतना सा ही था, समर ने खा लिया। तब भी निर्मला जी चुप हो गई। अब क्या इतना भी उन्हें समझ में नहीं आता कि एक 2 साल का बच्चा जो कि खाना भी खुद से नहीं खाता, अकेले ही भला 250 ग्राम पनीर खा सकता है क्या?
वो भी सब्जी में डला हुआ। और भी ऐसी कई छोटी छोटी बातें जो अक्सर घर में होने लगी थी। निर्मला जी और भंवरलाल जी को समझ में तो सब कुछ आ रहा था कि आखिर दोनों क्या चाहते हैं, पर फिर भी दोनों चुप थे। लेकिन आज तो सूरज ने अपने मुंह से बोल ही दिया। खैर दूसरे दिन ही सूरज और सुनीता ने अपना सारा सामान ऊपर वाले माले में शिफ्ट कर लिया। दोनों के ही माथे पर कोई शिकन तक नहीं थी, बल्कि चेहरे पर एक सुकून था, जैसे उनके मन की मुराद पूरी हो गई हो। उस समय हैरान परेशान बस घर के अंदर कोई था तो वो थी निर्मला जी, जो उन्हें रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी। पर कोई रुकना चाहे तो रुके ना, जिसके मन की मंशा पूरी हो भला क्यों रुकेगा। निर्मला जी ने बड़ी उम्मीद से भंवरलाल जी की तरफ देखा कि वो बच्चों को रोक लेंगे, लेकिन वो भी तटस्थ खड़े रहे। अब तो सुनीता और सूरज की मौज ही मौज थी। लेट तक सोना, मन हुआ तो घर पर खाना बनाया, नहीं तो बाहर से मंगा लेना। कुछ दिन तो ऐसे ऐशो आराम में ही बीते। यहाँ तक कि समर को अपने मायके छोड़कर आए दिन शॉपिंग करना, बाहर घूमकर आना, बाहर ही खाना खाकर आना, कुछ दिन तो ये सब अच्छा लगा। लेकिन लोग भूल जाते हैं रहना तो उन्हें धरती पर ही है। हर इंसान की अपनी एक सीमा होती है। जैसे ही 15-20 दिन बीते, सुनीता के मायके में उसकी भाभी ने साफ कह दिया कि रोज़ रोज़ बच्चे को यहाँ छोड़कर ना जाया करे, हमें भी बहुत से काम होते हैं। इतना ही घूमने फिरने का शौक़ है तो अपने बच्चे को अपने साथ लेकर घुमा फिरा करो। यहाँ तक कि ऑफिस लेट पहुँचने के कारण या आए दिन छुट्टी लेने के कारण सूरज को भी ऑफिस में अच्छी खासी डांट पड़ चुकी थी। अब जाकर आटे दाल का भाव पता चल रहा था। कभी सिलेंडर तो कभी बिजली का बिल, कभी सब्जियां तो कभी घर का राशन, छोटे बच्चे के साथ आए दिन के खर्चे। दिन में ही दोनों को तारे नज़र आने लगे थे। आए दिन दोनों में चिकचिक शुरू हो गई। पहले तो भंवरलाल जी घर का अधिकतर खर्चा उठा लेते थे, तो अपने पास होती सेविंग को देखकर दोनों को लगता कि हम सब खर्चा उठा सकते हैं। लेकिन अब असलियत पता चल रही थी। अभी दोनों चिक चिक करके मुंह फुलाकर बैठे ही थे कि इतने में निर्मला जी ने दरवाज़ा खटखटाया। सूरज ने जाकर दरवाज़ा खोला तो निर्मला जी को खड़ी देखकर हैरान रह गया। इससे पहले कि वो कुछ बोलता, निर्मला जी ने बिजली का बिल निकालकर उसे देते हुए कहा, बेटा ये बिजली का बिल आया है, इसे जमा करवा देना। कहकर वो वापस नीचे आ गई। ये क्या, 5,000 रुपये का बिल? 5,000 रुपये का नाम सुनते ही सुनीता भी खड़ी हो गई। अब सूरज और सुनीता भी नीचे आ गए और आते से ही सुनीता बोली, ये क्या पापा जी, आपने ये बिजली के बिल हमारे पास क्यों भेज दिया? हम क्यों आपका बिल भरेंगे? उसकी बात सुनकर भंवरलाल जी बोले, देखो बहू, हमारे हिस्से का बिल हम दे रहे हैं, ये तो तुम्हारे हिस्से का बिल है। तुम शायद भूल रही हो कि दोनों माले के मीटर अलग अलग है। अरे तो 5,000 रुपये, क्या हम 5,000 रुपये की बिजली फूंक गए? ज़रूर आपका बिल भी उसी में मिला हुआ होगा। सुनीता अभी भी मानने को तैयार नहीं थी। भंवरलाल जी ने मुस्कुराकर के कहा, बहू, ये जो तुम दिन रात टीवी देखती हो, पंखे कूलर चालू करके छोड़ जाती हो, तो बिजली का बिल इतना आएगा ही। वैसे भी 5,000 तो बहुत कम है। कई बार तो 8,000 10,000 का बिल आता था जो मैं भरता था। अब तो सुनीता की आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। ऐसे कैसे घर चलेगा? अचानक सूरज ने सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा तुम्हें लगता है ना कि घर के बड़े बुजुर्ग बहुत टोका टाकी करते हैं। असल में वो लोग होते हैं जो तुम कई चीज़ों से बच जाते हो। कई चीज़ों के खर्चे तो हम ही कर देते थे, पर तुम्हें लगता था कि तुम हमें संभाल रहे हो, हमारी जिम्मेदारी उठा रहे हो। पर बहू, तुम ये भूल गई कि तुम हमारे साथ रहती हो, हम तुम्हारे साथ नहीं। माँ जी मुझे माफ़ कर दो, मुझे सब समझ में आ गया। मायके वालों से रिश्ते बिगड़े सो अलग, या खुद की गृहस्थी भी नहीं संभाल पाई। सुनीता ने माफ़ी मांगते हुए कहा तो सूरज बोला, माँ क्या हम दोबारा साथ नहीं रह सकते? नहीं बेटा, तुम अपने आज़ादी के साथ रहो, हमें अपने हिसाब से रहने दो। अब की बार भंवरलाल जी ने कहा, पर पापा गलती तो बच्चों से ही होती है, माफ़ कर दो। सूरज ने हाथ जोड़ते हुए कहा, देख बेटा, तू मेरा बेटा है इसलिए तुझे माफ़ भी कर दिया, लेकिन रही बात साथ रहने की तो अब नहीं। एक बार बर्दाश्त कर चुके, पर अब बर्दाश्त नहीं होगा। और वैसे भी तुम्हें गृहस्थी संभालनी आनी चाहिए। हम लोगों की छाँव में तुम ये सब नहीं सीख पाए। एक ही मकान में तो है, अलग अलग माले हुए तो क्या हुआ? भविष्य का मुझे पता नहीं, लेकिन अभी फ़िलहाल तो दोबारा एक साथ नहीं।
आखिर भंवरलाल जी के कहने पर सूरज उनकी बात को समझ गया और चुपचाप उनके पैर छूकर ऊपर वाले माले पर चला गया। अब कम से कम एक ही बिल्डिंग में अलग अलग माले पर रहने के बावजूद वो लोग एक साथ तो थे। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।